नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हमने कल क्या पढ़ा था? विभाषा, उपभाषा, ध्वनि की उत्पत्ति। कल के वीडियो में हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं ध्वनि यंत्र और स्वर तंत्रियों के प्रधान कार्य। आशा है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। तो आइए देखते हैं आज ध्वनि यंत्र में क्या दिया है। जिन अंगों या अवयवों के द्वारा भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें ध्वनि यंत्र, उच्चारण अवयव अथवा वाग यंत्र कहते हैं। जिन अंगों या अवयव के द्वारा कोई अंग या कोई अवयव जिसके द्वारा भाषा ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उन्हें ध्वनि यंत्र, उच्चारण अवयव अथवा वाग यंत्र कहते हैं। वाग यंत्र या ध्वनि यंत्र की चर्चा में हम ओष्ठ से लेकर गले के कौवे से नीचे तक के भाग को लेते हैं। वाग यंत्र या ध्वनि यंत्र की चर्चा में हम ओष्ठ अर्थात होंठ से लेकर गले के कौवे से नीचे तक के भाग को लेते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे विभिन्न भागों में बांटकर इसका वर्णन किया है। भाषा वैज्ञानिकों ने जो है इसको विभिन्न भागों में बांटा हुआ है और इसका वर्णन किया हुआ है। पहला है उंगली, जिह्वा, गलबिल, कंठ, कंठ मार्ग, भोजन नलिका, स्वर यंत्र, मुख, काकल। अगला है पांचवा स्वर तंत्री, ध्वनि तंत्री, स्वर यंत्र, मुख आवरण, अभिकालक, स्वर यंत्रावरण, नासिका विवर अर्थात नाक वाला, मुख विवर मुख वाला, अली, जीभ, कौवा, कंठी, सुंडिका जो जीभ के अंदर तक होता है वो, कंठ, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वत्सर, दांत, ओष्ठ, जिह्वा मध्य अर्थात जीभ के मध्य, जिह्वनिकी, जिह्वाग्र, मध्य बीज, जिह्वनिकी आखिरी और जिह्वाग्र सामने वाला जो भाग होता है वो जिह्वपश्च, जिह्वा मूल। इतने भागों में 22 भागों में बटा हुआ है। स्वर तंत्रिकाओं के प्रधान कार्य, स्वर तंत्रिका जो है उनके प्रमुख प्रधान कार्य क्या होते हैं यह देख लेते हैं। पहला, साधारणतः सांस लेने में ये खुली रहती है। इनके कार्य क्या होते हैं? साधारण जब हम सांस लेते हैं तो यह खुली रहती है। दूसरा है, ये दोनों कभी कभी परस्पर इतनी मिल जाती है कि श्वास का आना ही रुक जाता है। उनके कार्यों में ये भी शामिल है कि दोनों कभी कभी परस्पर इतना मिल जाता है कि श्वास का आना ही रुक जाता है। तीसरा है, कभी कभी तो ये इतनी कम खुलती है कि इसके बीच में महाप्राण वायु निकल तो जाती है परंतु इस कारण ये तंत्रिकाएं स्वर तार के समान झनझना उठती है। कभी कभी इतना कम खुलती है कि ये इसके बीच से महाप्राण वाला जो वायु होता है वह बाहर तो निकल जाती है परंतु इस कारण तंत्रिका स्वर स्वयं तार के समान झनझना उठती है। वह खुद ही एक तार के समान झनझनाहट से उठ जाती है। कभी कभी इन दोनों के बीच में से श्वास इस प्रकार निकल जाती है कि कंपन नहीं होता। कभी कभी इन दोनों के बीच से श्वास ऐसे निकलती है कि कंपन नहीं होता, केवल फुसफुसाहट होकर रह जाती है, केवल फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें होकर रह जाती है। ये पांचवा है, ये कभी कड़ी और कभी ढीली हो जाती है। यह क्या होती है? कभी कड़ी भी हो जाती है और कभी ढीली भी हो जाती है। इसी से स्वर कभी ऊंचा और कभी नीचा होता है। स्वर इसी से कभी ऊंचा और कभी नीचा हो जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों को वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार हैं। स्थान, प्रयत्न, करण। स्थान है, प्रयत्न है और करण है। स्थान, जब हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए निश्वास वायु को अवरुद्ध करते हैं तो वायु को अवरुद्ध या बाधित करने यही केंद्र स्थान कहा जाता है। ओष्ठ से लेकर कंठ तक जो स्थान माने जाते हैं वे इस प्रकार हैं। होंठ से लेकर कंठ अर्थात गले के अंदर तक का जो स्थान माने जाते हैं वह इस प्रकार हैं। काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वत्स, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और द्विओष्ठ। अगला है प्रयत्न। प्रयत्न प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, जो प्रयत्न मुख विवर के भीतर किए जाते हैं वे अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? मुख के अंदर किए जाते हैं वे अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ओष्ठ और कंठ के बीच का भाग मुख विवर कहलाता है। जो होंठ है और हमारे गले हैं उनके बीच का भाग मुख विवर कहलाता है। बाह्य
प्रयत्न। कंठ के बाद अंदर की ओर जो प्रयत्न होते हैं वे बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। कंठ के बाद अंदर की तरफ जो प्रयत्न होता है वह बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। द्रष्टव्य। अभ्यंतर एवं बाह्य वर्गीकरण का आधार मुख विवर ही है। अभ्यंतर और बाह्य वर्गीकरण का आधार मुख विवर ही है। मुख विवर कंठ से आरंभ होकर ओष्ठ तक ही है। कंठ के पूर्व प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। कंठ के पूर्व जो प्रयत्न किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तीसरा है करण। करण का अर्थ है जो कार्य करे अर्थात गतिशील हो। करण का अर्थ होता है जो कार्य करे अर्थात गतिशील हो। ध्वनि उत्पन्न होते समय गतिशील इंद्रियों को करण की संज्ञा दी गई है। ध्वनि उत्पन्न होते समय जो हमारी इंद्रिय गतिशील रहती है उसको करण की संज्ञा दी गई है। करण के अंतर्गत विद्वानों ने 4 इंद्रियों को महत्व दिया है। अब यह 4 इंद्रियां कौन सी हैं यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।